ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे स्वतंत्र युग के मेरे स्वाभिमानी देश में संकल्प से सिद्धि का संकल्प लिए एक सक्षम नेतृत्व द्वारा, जिनका आधार वसुधैव कुटुंबकम हो एवं जिनका विश्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर हो, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी महिला सशक्तिकरण की परिचायक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट वर्ष 2023-24 पर अपने नेतृत्व एवं अपने दल के कारण मुझे अपनी बात को आज इस सदन में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, हम देशवासियों के लिए इससे सुखद क्षण क्या हो सकता है जब 2019 की मोदी सरकार में वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के प्रथम दिवस को संबोधित करने के लिए जनजातीय समाज की गौरव, हम बहनों की सशक्त हस्ताक्षर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया हो। सभापति महोदय, ये खुशी तब और दुगनी हो जाती है जब हमारे देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे होते हैं। सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री सभापति महोदय, उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक हमारा देश स्वर्णिम काल में प्रवेश करके समृद्ध राष्ट्र के रूप में पुनः विश्व गुरु बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को स्थिर रख सके। 100 वर्षों में आए कोविड के संक्रमण काल के बाद जब विश्व के बड़े देशों की आर्थिक विकास दर घटकर कम हो रही थी, तब हमारे देश का आर्थिक विकास दर 7% हम सबके समक्ष दिखाई देता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 10वें नंबर से हटकर 5वें नंबर पर पहुंचकर हम सबको गौरवान्वित करवाती है। आज कठिन वैश्विक चुनौतियों के बीच में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की G20 की अध्यक्षता विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत को सशक्त बनाने का एक बड़ा मौका है। महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, किसी देश व राज्य के सुव्यवस्थित संचालन व उत्थान के लिए वेदों में कहा गया है कि प्रजा को सुखी रखने की नीति बनाना व लागू करना ही राजा का धर्म है। वह प्रजा के सुख में ही राजा का संतोष होना चाहिए। वैश्विक लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान, जिन्होंने देश की देवतुल्य जनता का विश्वास जीता, ऐसे हमारे नेता व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि बजट की जो परिकल्पना की है, उसका मूल उद्भव मूल धारा से जोड़कर वंचितों का उत्थान करना, युवाओं की क्षमता को देश निर्माण के लिए लगाकर भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना, पूरे जीवन संघर्ष के बाद सम्मान व खुशहाल जीवन की चाह रखने वाले हमारे बुजुर्गों को निश्चिंतता के साथ जीने का अवसर देना और नारी शक्ति को सशक्त बनाकर देश को नया आयाम देने के यज्ञ में सहभागी बनाना है। सम्मानित सभापति महोदय, हमारे भारत देश की मूल पहचान गांवों और किसानों से है। हमारी सरकार के चरणबद्ध तरीकों से किसानों के पिछले 9 वर्षों में किए गए अभूतपूर्व काम आप सबके समक्ष है। उसी दिशा में सोच को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए 1 करोड़ 25 लाख का जो बजट तय हुआ है इस बार के वित्तीय वर्ष में, वो पर्याप्त बजट के रूप में हम सबके समक्ष है। और हमारे सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए अपने इरादे हम सबके समक्ष दिखाए हैं। किसान भाइयों की मूल समस्या रबी व खरीफ की फसलों की जुताई बुवाई, खाद एवं सिंचाई की लागत रहती है, जिससे दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। इससे पहले किसी अन्य सरकार ने किसानों के लिए इतने बड़े बजट की व्यवस्था कभी भी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त चिंता की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं से
में अपने सामर्थ्य को जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। इसका जीवंत उदाहरण है किसान सम्मान निधि, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसमें 4,000 रुपए उन्होंने जोड़कर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना के साथ किसानों की छोटी से छोटी आवश्यकताओं और पीड़ाओं को समझा है, वह दर्शाता है कि उनके मन में गांव, गरीब और किसान के लिए कितनी आत्मीयता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जैसे ये जो हमारी जो योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिनके लिए हमारे इस बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, निश्चित रूप से ये उस बात का परिचायक है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ने इस समावेशी बजट में हर क्षेत्र में साथ साथ हर वर्ग के लोगों की चिंता की है। अगर हम बात करें तो दूरस्थ एवं वनांचल में रहने वाले वंचित आदिवासी जनजाति भाई बहनों की, तो इस बजट में उनके जीवन में उत्थान व सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास से सभी को मकान, जल जीवन मिशन से ऐसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल, एकलव्य विद्यालय से अधिक संसाधन युक्त बनाकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार व उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एनीमिया मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2047 तक लक्ष्य बनाकर सुव्यवस्थित खुशहाल जीवन को देने की कटिबद्धता, ये सब सरकार ने अपने इस बजट में दर्शाया है, जो हमारे देश के लिए बेहद गौरवजनक है। आदरणीय सभापति महोदय, एक लाइन में संस्कृत में लिखी हुई, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। कि महिलाएं हमारे समाज की आदर्श शिल्पकार हैं। सभापति महोदय, नारी के सशक्तिकरण में ही समाज का सशक्तिकरण है। भारतीय संस्कृति में नारियों के सम्मान को ईश्वर की प्रसन्नता से जोड़कर परिभाषित किया गया है। मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस बजट के समर्थन में मैं बोल रही हूं, वो हमारे इस सदन की वरिष्ठ सांसद एवं हम सब की बड़ी बहन, हमारी देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बनाया गया बजट है। यह अपने आप में नारी की सशक्तिकरण का अनुपम प्रस्तुतिकरण है। इसी के साथ में मैं यहाँ संबद्ध करना चाहती हूँ कि यह बजट और भी अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बजट की सृजक एक भारतीय नारी है। भारतीय नारी तो हमेशा से बजट की निर्माता ही है। सामान्य से सामान्य परिवार में घर चलाने के लिए अर्थतंत्र की बागडोर महिला के ही हाथ में रहती है। वह जिस तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की खुशियों के साथ भविष्य की योजनाओं, परिवार की सुरक्षा, सीमित संसाधन के बीच में समन्वय बनाती है और परिवार को एक आदर्श परिवार बनाकर समाज में सम्मान दिलाती है, उसी तरह इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र संचालन परिकल्पना को हमारी निर्मला दीदी ने उकेरते हुए इस देश के लिए एक एक व्यक्ति व राष्ट्र के सम्मान को एकीकृत किया है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, आदरणीय सभापति महोदय, बजट में अपनी एक पूरी चिंता और सुनिश्चितता हम बहनों के लिए जताई है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय रखना चाहूंगी कि जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से ये तुलना का विषय बनता है। जब मैं यूपीए सरकार के बारे में बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं साक्षरता दर पर आती हूँ कि जब 2015-16 में यूपीए सरकार में साक्षरता दर 68.4% था, तो आज के समय में जब हम इसका आकलन करते हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष बिंदु है, वो 71.5% पाया जाता है। आज जब बच्चों के जन्म की बात होती है, जब मैं एक गांव से संबंध रखती हूं और मैं देखती हूं कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं बनाए जाने के बाद भी उनके जो स्थायी रूप से उनको संचालन करने की जिम्मेदारी है, वो करीब करीब सभी पर निर्भर करती है। तो बच्चों के संस्थागत जन्म की जो जिम्मेदारी थी, यूपीए सरकार में उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना एक विषय और आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया है, वो 78.9% थी और अब हमारी सरकार में 88.6% हो गई है। आदरणीय सदस्य सभापति महोदय, एनडीए सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया था, जो कि ये विशेष बिंदु है, मुझे इस बात को रखना अत्यंत आवश्यक है, वो
25,948.75 करोड़ रुपए था। और आज हमारी सरकार में इस मंत्रालय के लिए 25,948.75 करोड़ आवंटित किया गया है। लेकिन तब यूपीए की सरकार में इस बजट को सिर्फ और सिर्फ 18,285.65 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया था। और आप जानते हैं कि किसी भी विषय में इतने कम बजट को अलॉट करना इस बात का परिचायक होता है, इस बात को चिन्हित करता है कि हम उसके लिए कितने संवेदनशील हैं। आज आकांक्षी जिलों की अगर बात कहें तो निश्चित रूप से मैं भी एक आकांक्षी जिलों से ही आती हूं, जिसमें 40,000 सक्षम आंगनबाड़ियों की पहचान कर ली गई है और 9.84 करोड़ रुपए लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। इससे बहनों के सशक्तिकरण को नया संबल और सामर्थ्य मिला है और ये योजना भी हमारी सरकार। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सभापति महोदय। वाइंड अप जी। संबल और सामर्थ्य क्रमशः शामिल किया गया है। महिला ई हार्ट जो लॉन्च किया गया है, इससे हमारे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर जो सुनिश्चित किया गया इस बजट में, इस 2023-24 के बजट में, निश्चित रूप से इसमें हमारी बहनें सशक्त और संबल अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं थोड़े से अपने विषय को इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें 41 लाख से भी अधिक लाडलियां हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उसमें योजना में उनकी सोच से ये योजना संचालित हुई है। और 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके लिए ये तीसरे स्थान पर इसको पुरस्कार भी मिला है। और प्रधानमंत्री कोविड में हमारे अनाथ बच्चों को यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाएं। और एक महत्वपूर्ण योजना के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो अभी लॉन्च की गई है, और इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। महिला सशक्तिकरण के विषय में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। और लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 15 members are there to speak in your बस party. मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगी। No, 2 minutes. Please conclude. सर 5 मिनट। 15 and more members are there in your party to speak in the budget. मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए जी। और ये पूरे देश में इस योजना को पहली बार बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हर बहनों के खातों में 1,000 रुपए पर माह आएंगे और 12,000 रुपए साल के योजना से हमारी बहनों के सशक्तिकरण को कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को अपने एक छोटे से वृत्तांत के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से जनता के कामों के लिए हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।